जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 318 में। आज तारीख है 15 अगस्त 2020 और आज से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के फैक्ट्स हैं वो हम आपके साथ लेकर उपस्थित हैं। और इससे पहले आज 15 अगस्त है और हम सभी भारतीयों के लिए बहुत बड़ा दिन है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और एक बात का आग्रह भी आपसे है कि कल के दिन अगर आप कहीं भी तिरंगे को इधर उधर देखें तो उसे उठाकर और उसे सही स्थान जरूर दीजिएगा। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। DIAT पुणे ने किस नाम से बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क एवं एंटी माइक्रोबाडियल बॉडी सूट तैयार किया? उत्तर है पवित्र पति एवं औसत तारा। पवित्र पति जो नाम है वो फेस मास्क का नाम है, जबकि औसत तारा जो है वो एंटी माइक्रोबैक्टीरियल बॉडी सूट का नाम है। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि मैंने कुछ दिन पहले आपसे DIAT सब चर्चा में रखा था डेली डोज संख्या 313 के प्रश्न संख्या 5 में, जहां मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया था। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। और इसी डैट ने यानी DIAT पुणे ने एक विनर हुआ था हैकथन 2020 का। ठीक है, तो वो क्या था? तो ध्यान देंगे कि स्मार्ट इंडिया हैकथन 2020 का विनर भी रहा। कौन? DIAT पुणे ने। किया क्या था कि उसके तहत जो डिजिटल मेला है वो लगता है। ठीक है, और मैकेनिकल चीज़ें बनाई जाती हैं और वहीं पे जो भी सबसे अच्छा प्रेजेंट किया उसे ये अवार्ड मिला हुआ था। क्या? स्मार्ट इंडिया हैकथन 2020 अवार्ड। और इसका विनर कौन रहा था? DIAT पुणे ने। बाकी की जानकारी आप प्रश्न संख्या 5 डेली डोज संख्या 313 से इकट्ठा कर सकते हैं। एक बात और भी ध्यान देंगे कि अभी कोविड-19 के लिए DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने मेडिकल आइसोलेशन बेड भी तैयार किया है। एक और भी फैक्ट है, DIAT पुणे मुख्य रूप से इंडियन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स का ट्रेनिंग प्लेस भी है। और अब देखिए मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया, आर्म्ड फोर्स। तो आर्म्ड फोर्स के अंतर्गत आर्मी भी आती है, नेवी भी आता है और एयरफोर्स भी आता है। इतनी जानकारी हमको अपने पहले प्रश्न से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। भारतीय तटरक्षक ने कौन सा अपतटीय गश्त पोत लॉन्च किया? उत्तर है सार्थक। अब ध्यान देंगे कि यह जो सार्थक है वो 13 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया। ठीक है, क्यों किया गया? तो ध्यान देंगे आप कि समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तटरक्षक तैनात किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है ये इस तरह के कुल 5 OP भी तटरक्षक तैयार करे जा चुके हैं। अब देखिए OPV का मतलब क्या होता है? तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। क्या होता है? ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जिसको हिंदी में कहते हैं तटरक्षक गश्ती जहाज। और ये जो तटरक्षक गश्ती जहाज हैं ये लगाए जाते हैं समुद्री सीमा, जहां से हमारी तटीय सीमा जहां लगती है वहां से। और आपको याद होगा कि भारत की कुल 7500 किलोमीटर की बाउंड्री किससे लगती है? समुद्री सीमाओं से लगती है। ठीक है, और लगभग 15,000 के समथिंग किससे लगती है? तो लैंड से लगती है। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि इसी सीमाओं की रक्षा के लिए या फिर हर देश का समुद्र में एक लिमिट जगह तक उसका अपना अधिकार क्षेत्र होता है और वो उस समुद्र के रिसोर्सेज या फिर उसके अंतर्गत आने वाली मछलियों जैसे चीज़ों का यूज करता है अपने फायदे के लिए। ठीक, तो इन सभी के लिए भी कि कोई हमारी सीमा के अंदर न आए, क्या किया जाता है? तटरक्षक गश्ती जहाज लगाए जाते हैं। और इसी तरह का कुल 5 जहाज है, जिसमें से चौथा जहाज अभी कौन है? सार्थक, जो चौथे स्थान पे है। यानी कि ये चौथे नंबर का, चौथे रैंकिंग का एक अच्छा खासा जहाज है जिसका नाम क्या है? सार्थक। तो हमारे लिए सार्थक नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तीसरा तटरक्षक गश्ती जहाज कौन है? तो तीसरा है वीरा। और ध्यान देंगे वीरा और सार्थक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेक इन इंडिया की बात आत्मनिर्भर भारत के लिए करी जा रही थी और जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी उस समय भी मेक इन इंडिया को बल दिया गया था। तो ध्यान देंगे कि जो तीसरा तटरक्षक गश्ती जहाज वीरा बना था, ठीक है, उसे L&T ने बनाया था मेक इन इंडिया के तहत, यानी कि अपने ही राष्ट्र में बना था। साथ ही साथ जो सार्थक है
उसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया मेक इन इंडिया के तहत, यानी कि यह भी अपने देश का ही निर्मित जहाज है। ठीक है, तो इन दोनों का नाम सार्थक और वीरा का नाम आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बात आई है जल सीमा की, तो बात आ जाएगी इंडियन नेवी की। अब इंडियन नेवी पे ध्यान देंगे आपकी, इसकी स्थापना जो है वो 1612 ईस्वी में ही हो चुकी थी। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य है सम नौ वरुण, और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ठीक है, और वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, और इनसे पहले कौन थे? सुनील लांबा। अब मैंने आपसे कहा कि इंडियन नेवी की स्थापना 1612 ईस्वी में ही हो चुकी थी, जबकि उस समय तो हमारा देश गुलाम था। ठीक, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय नौसेना 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्धकारिणी सेना के रूप में इंडियन मरीन के रूप में बना। ठीक है, और आगे चल के 1685 ईस्वी में इसका नाम बॉम्बे मरीन रखा गया। ठीक है, और उससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो 1830 ईस्वी में, ठीक है, 1830 तक वो किस नाम से जाना जाता था? बॉम्बे मरीन के ही नाम से जाना जाता था। और कुछ देर आगे बढ़ेंगे तो 8 सितंबर 1934 को भारतीय विधान परिषद ने भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम पारित करके, ठीक है, और जो बॉम्बे मरीन नाम था उसका नाम कर दिया रॉयल इंडियन नेवी। क्या कर दिया? रॉयल इंडियन नेवी। और आगे चल के रॉयल वर्ड इससे हटा दिया गया और क्या बचा? इंडियन नेवी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो इंडियन नेवी है या फिर एयरफोर्स है या फिर आर्मी है, वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ही हिस्सा है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। माह जुलाई में खुदरा महंगाई दर कितनी रही? उत्तर है 6.93%। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है मुद्रास्फीति। ठीक, तो मुद्रास्फीति को बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां इकोनॉमिक्स का आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे तरीके से मुद्रास्फीति को समझाने का प्रयास करा है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप वहां से देखते हैं तो मुद्रास्फीति के दौरान क्या कंडीशन होता है जब वस्तुओं का दाम बढ़ता है, ठीक है, या फिर आपके पैसे का मूल्य घटता है, वो क्या कॉन्सेप्ट होता है, उस सभी को मैंने अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। तो आप वहां से जाकर के मुद्रास्फीति के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। बढ़ते अपने चौथे प्रश्न की तरफ। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन होगा? उत्तर है INOX समूह। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप कि कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक का जो आयोजन है वो 2021 तक के लिए टाला जा चुका है। ठीक है, और वो कब होगा? तो 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक ये होगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान देंगे कि जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें भारतीय समूह के प्रायोजक के तौर पे INOX समूह काम करेगा। ये INOX समूह है क्या? ठीक है, तो ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। किस तरह की कंपनी है? तो ये भारत में सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स चैन है। मल्टीप्लेक्स चैन का मतलब कि जैसे मूवीज जो रिलीज होती हैं, ठीक है, तो सिनेमा घर होते हैं, मल्टीप्लेक्स होते हैं और उनके कुछ अपने निजी चैनल्स भी होते हैं। तो उसी की तरह की कंपनी है कौन? INOX। ठीक है, और INOX का टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन है लाइव द मूवी। इसके CEO कौन है? तो इसके CEO का नाम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय समूह के प्रायोजक के तौर पर यह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके CEO हैं आलोक टंडन। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर है मुंबई विराज टावर। कहाँ है? मुंबई विराज टावर। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमको इस प्रश्न से प्राप्त होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने एरो 2 मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया? उत्तर है इजराइल। अब ध्यान देंगे कि जो एरो 2 मिसाइल है वो एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसा मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो आप गूगल पे जाएंगे और बैलिस्टिक मिसाइल सर्च करके बैलिस्टिक मिसाइल के क्या क्या कार्य होते हैं उसे जरूर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब एक बात और भी यहां पे ध्यान देंगे कि इस एरो 2 का परीक्षण कहां हुआ है? ठीक है, किया तो इजराइल ने, लेकिन हुआ कहां है? तो इसका परीक्षण जो वो भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इजराइल में इसका मिसाइल परीक्षण हुआ है। ठीक है, एक बात और भी ध्यान देंगे कि इजरायली वायुसेना और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ
संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी ने इसका परीक्षण किया, यानी कि कौन कौन? तो एक तो इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी, इन दोनों ने मिलकर के इसका क्या किया? परीक्षण किया। ठीक है, अब बात आती है एरो 2 की। तो एरो 2 जो है वो एक बहुस्तरीय प्रणाली है जिससे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और बोइंग अमेरिका स्थित उद्योग द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें एरोस्पेस 2 से मिलती है। अब एक बात और भी ध्यान देंगे, यहाँ एक नाम आया है इजराइल। ठीक है, और इजराइल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आगे हमको मिलने वाले हैं और इजराइल भारत के लिए महत्वपूर्ण भी है। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने पिछले रोज ही आपसे चर्चा किया था कि इसने हमारे लिए मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का काम करा है। ठीक है, जैसे में कि एम्स में इजराइल हमारे साथ कोविड से कैसा बचा जा सकता है इसके बारे में भी सहायता करने की बात कही है और करी भी है। ठीक है, तो इजराइल के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? ये है रूवी रिवलिन। कौन है? रूवी रिवलिन। और प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। राजधानी कहाँ है? यरूशलेम। और मुद्रा क्या है? इजराइल न्यू शेकल। इस मुद्रा को आप ध्यान रखेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजराइल के संसद का नाम क्या है? नेसेट। ये लगभग मुझे 7 से 8 परीक्षाओं में देखने के लिए मिला है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। भोजन बर्बादी रोकने हेतु चीनी राष्ट्रपति ने कौन सा कैंपेन शुरू किया? उत्तर है क्लीन योर प्लेट। क्या होगा? क्लीन योर प्लेट। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। खेल मंत्री द्वारा शुरू फिट इंडिया फ्रीडम रन कब से कब तक चलेगा? उत्तर है 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक। अब जैसे ही यहाँ खेल मंत्री की बात है तो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू। अब ध्यान देंगे कि ये जो खेल मंत्रालय ने 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक चलने की बात कही है, फ्रीडम रन, ये जो है वो सबसे बड़ा देशव्यापी दौड़ है। और ये करा क्यों जा रहा है? तो ये फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन है और इसकी शुरुआत किसने करी है? तो हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। कब से? 14 अगस्त से ही कर दिया, जो कि कब से होगा? तो 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर 2020 तक होना है। तो इतनी जानकारी हमको इस प्रश्न से मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। बियॉन्ड द बाउंड्री का संबंध किससे है? उत्तर है आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप। अब जैसे ही यहाँ पे आपके दिमाग में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप या फिर आईपीएल जो है, आईपीएल फीमेल और मेल का जो वर्ल्ड कप होना है वो, तो इससे संबंधित मैंने बहुत अच्छे से डेली डोज संख्या 309 के प्रश्न संख्या 13 में इसको इन डिटेल डिस्कस करने का प्रयास करा है। जैसा कि मैंने वहां बताया भी है कि महिला T20 होना है वो कहाँ होगा? यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में। और आईपीएल भी जो होना है वो कहाँ होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में ही होगा। जो आईपीएल है वो 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक चलेगा, जबकि जो महिला T20 है वो 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक चलेगा। बाकी के जो फैक्ट्स हैं, लगभग 2 मिनट का फैक्ट्स वहां पे मैंने आपके साथ और भी शेयर किया, उसको आप वहां से जाकर के देख लेंगे। क्योंकि हर प्रश्न का जब रिपीट कर रहे हो हम तो उसका एक्सप्लेनेशन देना हमारे लिए थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है कि वीडियो का लेंथ उस स्थिति में लगभग 40 मिनट तक जाने लगेगा, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा उस पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्योंकि एक ही चीज़ बार बार आते रहेगा। ठीक है, तो आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं और आप पीछे जा करके इस चीज़ों को फिर से रिकॉल कर लें। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। किस पहले खाड़ी देश ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए हैं? उत्तर है अमेरिका। कौन है? किसने? यूएई ने। सॉरी, किसने बनाए हैं? यूएई ने। ठीक है, और यूएई का मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात। अब हुआ क्या कि इजराइल, यूएई और अमेरिका तीनों एक साथ आकर के, चूंकि अमेरिका इसमें ज़्यादा अच्छी भागीदारी निभाया है इन दोनों के रिश्ते को सही करने के लिए, क्योंकि इन दोनों देशों इजराइल और यूएई के बीच बहुत लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। ठीक है, और अब सबके विकास के लिए, वर्ल्ड लेवल ग्लोबलाइजेशन के विकास के लिए, ठीक, इकोनॉमी बूस्टर के लिए ये तीनों देश इजराइल, अमेरिका और यूएई एक साथ आए हुए हैं। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 के तरफ। कोरोना की सस्ती दवा लॉन्च करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? उत्तर है जाइडस कैडिला। कौन है? जाइडस कैडिला। अब ध्यान देंगे, जाइडस कैडिला का हेडक्वार्टर क्या है?
गुजरात में। ये इसकी स्थापना कब या आधारशिला कब रखी गई थी? तो 1952 यानी 1952 में। इसके फाउंडर कौन रहे? तो इसके फाउंडर रहे रमन भाई पटेल, और चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो वो है पंकज आर पटेल। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें प्रश्न संख्या 10 से मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। किस देश ने भारत के ऑप्टिकल फाइबर पर डोपिंग रोधी शुल्क 5 साल बढ़ाया है? उत्तर है चाइना। ठीक है, और एक डोपिंग से रिलेटेड कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको डेली डोज में कि कौन ऐसी महिला खिलाड़ी है जिसपे पहली बार, यानी कि पूरे भारतीय महिला खिलाड़ियों में जो क्रिकेट की हैं उनमें पहली बार किसी पे डोपिंग का आरोप लगा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको जाकर के पीछे वाले डेली डोज से रिकॉल कर लेंगे। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। किस देश में 60 साल या उससे अधिक उम्र के प्रवासी का मतलब जो दूसरे देश के किसी और देश में जाकर के निवास कर रहे हो, तो प्रवासी बिना यूनिवर्सिटी डिग्री के नहीं रह सकते? उत्तर है कुवैत। कुवैत ने नियम जारी करा है कि जो दूसरे देश से आए हुए लोग हैं जो कुवैत में रह रहे हैं, ठीक है, वो बिना यूनिवर्सिटी, कम से कम उनके पास एटलीस्ट यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, तभी वो वहाँ रह सकेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। अरुणोदय किस राज्य की सबसे बड़ी योजना है? उत्तर है असम। और एक बात आप ध्यान देंगे कि हम इसी चैनल पर क्वेश्चंस पोल करते हैं आपके लिए। ठीक, हर रोज लगभग 4 से 5 प्रश्न वैसे होते हैं जो कि चलते फिरते प्रश्न होते हैं, उनको पोल करते रहते हैं। तो उसी में मैंने ये कल के दिन में पोल करा था क्वेश्चंस को, ये अरुणोदय किस राज्य की सबसे बड़ी योजना है? उत्तर है असम। तो आप भी उन प्रश्न को अटेम्प्ट जरूर लें। ठीक है, अब एक बात ध्यान देंगे कि असम सरकार ने ये योजना शुरू करी है, क्यों? तो असम सरकार ने महिला के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना चलाया है। ठीक है, और इसके तहत प्रति माह 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति माह प्रदान कराया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए असम गवर्नमेंट ने कुल बजट पास किया है 280 करोड़ रुपए का। ठीक है, साथ ही साथ इसमें खासकर किसको किसको ध्यान रखा गया है? तो जो असहाय महिलाएं हैं, जो निर्धन हैं, वैसी महिला जो विधवा हैं, या फिर वैसी महिला जो विकलांग हैं, उन्हीं लोगों को इसमें शामिल करा गया है। ठीक है, अब बात आती है असम के मुख्यमंत्री की। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। हाल में चर्चित पापुम रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अब ध्यान देंगे कि पापुम रिजर्व फॉरेस्ट ये किस तरीके का फॉरेस्ट है? तो ये जो है वो पक्षी एवं जैव विविधता वाला क्षेत्र का फॉरेस्ट है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ओसामा शाह समाज सेवी। और राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। ठीक है, और इसी अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने यहाँ वनों की घटती हुई संख्या को देख करके, ठीक है, हवाई जहाज के माध्यम से वनों की बीजों की पॉटली, जिसमें चारकोल और अन्य वो सब्सटेंस जो एक पौधे को उगने के लिए सहायक होते हैं, उसमें बीज डाल करके एक पोटली बना करके, और जो अरुणाचल प्रदेश के जंगल वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ गिराने का योजना चला रहा है, इसलिए ताकि आने वाले समय में जो वन क्षेत्र कम हुए हैं उनको भरपाई करा जा सके। ठीक है, तो उसे भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? ये सेम प्रश्न संख्या 13 ही है, गलती से 2 बार लिखा जा चुका है। उत्तर है असम। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। किसने माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किया? उत्तर है नितिन गडकरी। अब ध्यान देंगे कि ये जो नितिन गडकरी हैं, ठीक है, ये इसका उद्घाटन कहाँ किए हैं? नागपुर में किए हैं। ठीक है, और ये जो नितिन गडकरी हैं वो MSME मंत्री भी हैं और राज्य सड़क परिवहन मंत्री भी हैं। ठीक, तो MSME मंत्री नितिन गडकरी ने ये जो उद्घाटन करा है, ठीक, किसका? माइक्रोवेव डिवाइस का, जिसका नाम क्या है? अतुल्य। इसका काम क्या है? तो जो कोविड-19 का जो रिजल्ट आ रहा है अभी, ठीक, तो इस अतुल्य के माध्यम से हम 30 सेकेंड में ही लगभग पता कर सकेंगे कि सामने वाला व्यक्ति, ध्यान देंगे एक बार फिर से कि अतुल्य के माध्यम से अगर आपके आसपास कोविड का कोई भी वायरस है, ठीक है, तो
उसको ईजिली ये अतुल्य माइक्रोवेव डिवाइस जो है वो उसे ख़त्म कर सकता है, क्योंकि इससे जो है 56 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक का एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और इसी के तहत अगर आप इसे अपने रूम में लगाते हैं तो वहाँ कोविड के कोई भी संक्रमित वायरस नहीं आ सकते। क्या करेगा कि उसको महज ये 30 सेकंड में ही मार देगा, जिससे आपके संक्रमित होने की संभावना ही नहीं रहती है। तो इसको यानी माइक्रोवेव डिवाइस जो है अतुल्य, इसको आप ऑफिस में या फिर अपने घर में लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आप कोविड से बच सकते हैं। और इसी का अनावरण किया है नितिन गडकरी ने, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 17 के तरफ। आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखा है? उत्तर है दलाई लामा। और दलाई लामा का नाम बहुत फेमस है, आपको पता होगा कि ये एक तिब्बती आध्यात्मिक लीडर हैं, ठीक है। जब चाइना ने तिब्बत पे अधिकार किया तो ये वहाँ से भाग करके कहाँ चले आए थे? भारत चले आए थे। और यही वजह है कि भारत चीन विवाद आज तक बना रहा है, इसमें एक मुख्य भूमिका इनकी भी रही है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। किस राज्य के उत्पाद हर्मल चिली एवं मिंडोली केला को जीआई टैग मिला है? उत्तर है गोवा। अब ध्यान देंगे कि गोवा के 3 चीज को, इसमें 2 चीज का नाम मैंने मेंशन करा है, हरमन चिली और मिंडोली केला का, ठीक। एक और भी है कि गोवा के खाजे को भी, ठीक है, जीआई टैग मिला है। यानी कि गोवा के 3 चीजों, गोवा का खाजा, हर्मल मिर्च और मिंडोली केला, इन तीनों को जीआई टैग प्राप्त है। अब जीआई टैग होता क्या है? तो सबसे पहले जीआई का फुल फॉर्म जानते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। यानी कि यह क्षेत्र के आधार पर एक विशेष उत्पाद या फिर एक विशेष व्यंजन या फिर एक विशेष प्रकार का कोई पौधा, ठीक है, उस क्षेत्र में उपज किया जाता है और उसको वैश्विक स्तर पे पहचान दिलाने के लिए, ठीक है, तथा उसका कोई ब्लैक मार्केटिंग ना कर सके और उस क्षेत्र के लोगों को उसका उचित बेनिफिट मिल पाए, इसलिए उस क्षेत्र को उस वस्तु के लिए जीआई टैग प्रदान कराया जाता है, ठीक, ताकि उसका क्रेडिट किसी और को न जाए। और इसके तहत उस वस्तु के माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों का इकोनॉमिक स्तर भी बहुत काफ़ी हद तक अच्छा होता है। अब ध्यान देंगे कि भारत में जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पंजीकरण को भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया गया, ठीक है। और जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कब से लागू हुआ भारत में? तो सितंबर 2003 से भारत में लागू हुआ। अब बात कुछ देर पहले हम कर रहे थे गोवा की, तो गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। तो इतनी जानकारी थी आज के डेली डोज से, ठीक है। हमने पिछले रोज आपसे एक प्रश्न पूछा था, ठीक है, कि कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन है? तो आपने जवाब दिया था 21.67%। बहुत सारे लोगों का जवाब था और वो बिल्कुल सही जवाब था। लेकिन ध्यान देंगे क्या वन और वृक्ष आवरण 2 अलग अलग चीजें, तो सिर्फ वन पूछे तो 21.67% आंसर सही होगा। लेकिन अगर उसमें लगा दे कि वन और वृक्ष आवरण को लेकर के कुल कितना प्रतिशत भाग है, तो उस स्थिति में आपका उत्तर हो जाएगा 24.56%, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों को अलग अलग करके लिखा हुआ है। आज का प्रश्न आपके लिए मैट किस खेल का परिसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे आप सभी जवाब दे रहे हैं, इस प्रश्न का भी जवाब आप जरूर देंगे। मिलते हैं फिर अगले डेली डोज में। आपको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।